हम आते हैं जल्दी से चैप्टर 7 के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। सो अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 7 हमारा जो है वो बड़े मजे का इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जैसे कि आप लोगों ने ऑसिलेशंस के बारे में थोड़ा सा पहले भी पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है आपने? मैट्रिक में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़े थे, सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था। तो एग्जैक्टली ये चैप्टर वैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा जाहिर है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, फर्स्ट डे में है, थोड़ी चीजें ज्यादा हाई लेवल पर होंगी, लेकिन आपको इसको समझने में आसानी होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लर्नड इट इन मैट्रिक क्लास। सो ऑसिलेशंस को स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशंस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। मैंने डिफरेंट ऑसिलेटरी मोशंस रखे हैं। हर वो चीज जो कि अपने आप को रिपीट करती है बार बार, ठीक है ना। और रिपीट कैसे करती है कि एक खास पॉइंट के चक्कर लगा रही होती है, और चक्कर लगा लगा के बार बार रिपीट करी होती है आप अपने आप को, इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेड मोशन। और रिपीटेड मोशन हमारे पास क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सो ऑसिलेटरी मोशन गर्ल्स क्या होता है? एक रिपीटेड मोशन होता है जो कि बार बार अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है। सो जब ये रिपीट करेगा किसी खास पॉइंट के गिर्द, तो उसको हम रिपीटेड मोशन के अलावा एक और नाम भी देते हैं, उसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रिपीटेड मोशन कह लें या टू एंड फ्रो मोशन कह लें, एक ही बात है, राइट। टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि चीज आपकी जो है वो आगे पीछे भी मूव कर सकती है, लाइक दिस। चीज आपकी जो है वो ऊपर नीचे भी मूव कर सकती है, लाइक दिस, ठीक है। और चीजें आपकी जो है वो आगे पीछे भी मूव कर सकती है, लाइक दिस। तो दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी है, लेकिन एक खास पॉइंट की वो अपने आप को बार बार रिपीट करी है। सो इस तरह की टू एंड फ्रो मोशन को या रिपीटेड मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया जी। अब आप देखें तो घड़ी का जो पेंडुलम है वो आपको पता है कि वाइब्रेट करता है, लाइक दिस, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन भी इसको कह सकते हैं। ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस एक ही बात है। पेंडुलम वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है अपने मेन पॉइंट के गिर्द, इसके गिर्द, ठीक है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। झूला जिस पे आप बैठते हैं वो ऑसिलेट करता है अपने मेन पॉइंट के गिर्द, ठीक है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, बैक एंड फोर्थ मोशन है। उसके बाद स्प्रिंग जो है जिसके साथ आपने कुछ लटकाया है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे ये क्या करता है? मोशन अपने आप को रिपीट करता है। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स आपके ऑसिलेटरी मोशंस के। इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी जो कि आपके माइंड में होंगी, आप उनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम अपने बुक को देखें, तो ये मैंने आपकी बुक के पेज का एक्सट्रैक्ट रखा हुआ है, ये आपकी बुक का ही पेज है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये बात पता है कि जब पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है रिपीटेड मूवमेंट अबाउट अ मीन पोजीशन, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और इफ दिस मोशन इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे उन्होंने दो चीजें आपके सामने शेयर की हैं, पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। तो आपने इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑसिलेशन से सबसे पहले हम आगाज करेंगे। ऑसिलेशन का मतलब है रिपीटेड मोशन। अब उसको हम हार्मोनिक कब कहते हैं, पीरियोडिक कब कहते हैं? एक ही बात है कि हर वो चीज जो कि खास वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है वो पीरियोडिक मोशन है, और अपने एक खास पॉइंट के गिर्द रिपीट करिए तो वो हार्मोनिक मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेंडुलम आपका एक खास पॉइंट के गिर्द अपने आपको बार बार क्या करता है? रिपीट करता है, तो ये हार्मोनिक है। और एक खास वक्फे के साथ रिपीट करता है तो ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर हमें दो चीजें मिलती है, एक तो मोशन हार्मोनिक होगा, दूसरे मोशन पीरियोडिक होगा, ठीक है। ये इसकी दो आप कह रहे हैं कि निशानियां, ओके। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मोशन ऑफ अ स्प्रिंग है, पेंडुलम है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपसे कहा है, मोशन ऑफ अ स्विंग हो गया, पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सब बातें आपकी ऑसिलेटरी मोशन में आती हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है, जिसके बगैर हमें ये चैप्टर समझ नहीं आ सकता। सो लेट्स बिगिन विद देम वन बाय वन। वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ये क्या चीज है? कि द टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में कोई खास फर्क नहीं है। वाइब्रेशन क्या होती है? द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसका क्या मतलब है? कि अगर आप इस पेंडुलम को देखें तो आप ए से स्टार्ट करें, ए से पहले ये ओ पर जाएगा, ठीक है। ओ से उसके बाद ये बी पर जाएगा, उसके बाद ये दोबारा टर्न करेगा वापस, दोबारा ये ओ पर आएगा, फिर दोबारा ये ए पर आएगा। ये जो मैंने ए से लेकर ए तक इसका कंप्लीट सफर बनाया, यानी कि ए से चला है और दोबारा ए पे वापस आया, ये इसकी कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। ए से चले दोबारा ए पर आए, ये वाइब्रेशन है, ओके। सही है, समझ आई बात? उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज है? टाइम पीरियड का मतलब यह है कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है। लेट्स सपोज कि अगर ये बॉडी आपकी ए से चली है, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, और जब दोबारा ये ए पे पेंडुलम वापस आएगा तो आपने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। ये जो टाइम आपके पास है, दैट इज सेड टू बी द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड एक खास टाइम होता है, इसलिए इसको आप स्मॉल टी से रिप्रेजेंट नहीं करते, कैपिटल डी से करते हैं, ठीक है। सो टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि उसने ए से जाना है और ए पे ही दोबारा वापस आ जाना है, यानी कि यहाँ से आपका पेंडुलम जाएगा ए से ओ पर, ओ से बी पर, बी से दोबारा ओ पर, और फिर वापस जब वो ए पर आएगा तो ए से दोबारा जब ए पे वापस आएगा, दैट मेक्स वन वाइब्रेशन। और उसको टाइम जितना चाहिए ये काम करने के लिए, ए से जाकर दोबारा ए पे पहुंचने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन का क्या मतलब है? लेकिन टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि ए से दोबारा ए पर आने में उसको जितना टाइम लगे वो टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इक्वल टू वन बाई टी, ठीक है। सर वन बाई टी का मतलब क्या हुआ कि आपने टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेना है,
और टाइम पीरियड आपको ये बताता है कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, राइट। के हेलो जी, से मैं एक्चुअली आई वाज चेकिंग द क्वालिटी पे, बीच में डिस्कनेक्ट ना हो गया मेरा स्पीकर, ठीक काम कर रहे हैं, चले जी। सो इसको दोबारा शुरू करते हैं हम लोग। मैं आपसे ये कही थी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t है, यानी कि टाइम पीरियड आपको ये बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा राउंड ट्रिप करने में, यानी कि पूरा चक्कर मुकम्मल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको ये बताएगी कि एक सेकंड में कितने चक्कर मुकम्मल हो रहे हैं, ठीक है। सो टाइम पीरियड का मतलब है कि टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम यूटिलाइज होगा वो टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल हो रही है, लेट्स सपोज कि अगर एक सेकंड में वो एक, दो, तीन, चार चार वाइब्रेशंस या चार मुकम्मल करती है अपने साइकिल्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप होता है यूनिट के साथ वो क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज कि ये 4 हर्ट्स है, तो 4 हर्ट्स का मतलब क्या है कि एक सेकंड में चार चक्कर यानी कि चार वाइब्रेशंस मुकम्मल हो रही है, ठीक है। सो हर्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से भी आप एच लिख लें, या फिर इसका एक और तरीका भी होता है कि इसको आप यूनिट जो है वो सी पर सेकंड भी कर लेते हैं। सी पर सेकंड से ज्यादा अच्छा यूनिट ये वाला है जिसमें मैं टिक लगा रही हूँ, सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स मुकम्मल हुआ, ठीक है। तो साइकिल्स पर सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ठीक है। एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल्स मुकम्मल हो रहे हैं वो है हमारी फ्रीक्वेंसी, और एक वाइब्रेशन या एक साइकिल को मुकम्मल करने में जितना टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड, ओके। अब बारी आती है पीरियोडिक मोशन की। मोशन विच इज रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द पेंडुलम और वॉल्स क्लॉक। इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर, फॉर एग्जांपल चले हम यहाँ से लेकर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली मीन पॉइंट के इस तरफ, ठीक है, इस तरफ भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मीन पॉइंट दरमियान वाली लेते हैं तो फिर मीन पॉइंट के इस साइड पर जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है और मीन पॉइंट के इस तरफ जो कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, आपका डिस्टेंस बराबर होगा। तभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी उसको इक्वल टाइम लगता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी उसको इक्वल टाइम लगता है। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है कि आपका जो मीन पॉइंट है वहां से कोई भी डिस्टेंस आप ले लें दूसरी तरफ, यानी कि मीन पॉइंट अगर आपका दरमियान में है यहाँ से, तो इधर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, या सॉरी राइट साइड है, इधर ऑन द लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर जो भी डिस्टेंस आएगा आपका मीन पॉइंट से, याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा हम मीन पॉइंट से लेते हैं। तो मीन पॉइंट से इधर जाने में या मीन पॉइंट से इधर जाने में जितना भी डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स के साथ, ठीक हो गई बात। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ओ से लेकर ए तक देखें तो ओ से लेकर ए तक यहाँ तक आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनती है, क्योंकि आपकी बॉडी ए से उस तरफ नहीं जा सकती मजीद। और अगर आप ओ से बी तक देखें तो यहाँ पे भी आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनती है, बिकॉज आपकी बॉडी बी से आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स नॉट से, विच इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स नॉट होगी, जो कि इधर ऑन द लेफ्ट साइड और इधर ऑन द राइट साइड मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि आपकी बॉडी कवर कर सकती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये डिस्टेंस जो है वो आपका मीन पॉइंट के दरमियान में और एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान में, ठीक है। मीन से आपने अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना है तो डिस्टेंस बिटवीन द मीन पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट इज सेड टू बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड से, और इसको हम हमेशा एक्स नॉट लिखेंगे, ठीक है, विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम कहते ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है जी। सो पीरियोडिक मोशन हो गया, एक्स हो गया, एक्स नॉट हो गया विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और आखिर में आ जाती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास है ओमेगा, जिसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है रोटेशनल मोशन में, जो कि हमने सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ा था। ये क्या चीज है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ अ बॉडी। एक सेकंड में आपकी बॉडी जितने गोल चक्कर लगा रही है या जितने चक्कर लगा रही है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है वो होता है 2πf। ये रिलेशनशिप आपको पता है कि कैसे आता है, ओमेगा को या तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2π/t, ठीक है। अगर आपने टाइम पीरियड के साथ इसका रिलेशनशिप निकालना है तो ये बनता है 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशनशिप निकालना है तो ये बनता है 2πf। और ये रिलेशनशिप कहाँ से आई है मैं ऑलरेडी आपको 5th चैप्टर में बता चुकी हूँ। सो एवरीबडी हैज टू कंसल्ट दैट अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज नहीं आती, ठीक है। हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि मैंने इस रिलेशनशिप से s इज इक्वल टू
VT से ही इसको जो है वो निकाला था। सिर्फ क्या है कि यहाँ पर आपके पास S की जगह पर थीटा आएगा, V की जगह पर जो है वो ओमेगा आ जाएगा, और स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशनशिप बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है F, और जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है F उसमें आपका ओमेगा नहीं आता, लेकिन उसका जो यूनिट है या तो वो एच साइड होगा या फिर वो CPS यानी कि साइकिल्स पर सेकंड होगा। C साइकिल्स P पर, एंड S का मतलब है 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतने साइकिल्स मुकम्मल हो रहे हैं। तो जनाब ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि तकरीबन 8 बनती हैं। ठीक है, इनको आपने वन बाय वन देखना है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एज अ डेफिनेशन ये आ सकती है। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये करने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसको हम करके इसको फिर वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मैं कहूँ कि ये ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन है तो गलत नहीं होगा। सिर्फ क्या है कि ये थोड़ी सी एक खास कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है, कॉलेज में जितने बच्चे हैं वो FSC कर रहे हैं आपके साथ, आपके जितने भी फेलोज हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी स्पेशलाइज्ड क्यों है? बिकॉज आपकी कैटेगरी प्री मेडिकल है। सो प्री मेडिकल जो है वो एक खास कैटेगरी है FSC की। सिमिलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की खास कैटेगरी है, और इस मोशन के अंदर आपकी दो कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो आप कहते हैं कि आपका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। So I'm repeating it again कि every simple harmonic motion is basically an oscillatory motion, but it has to satisfy टू कंडीशंस। और टू कंडीशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की? नंबर 1, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इस वाली बात का? कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, राइट। और इसका क्या मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट का? लेट्स सपोज अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम का ये मेन पॉइंट है। जैसे ही आपका पेंडुलम इस साइड पे जाएगा या आपका पेंडुलम उस साइड पे जाएगा, आपको पता है कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो हमारे पास आएगी X। ठीक हो गई बात? और जैसे ही आपकी ये डिस्प्लेसमेंट आएगी, एक एक्सेलरेशन इस पे एक्ट करेगा जो कि इसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेगा, इस साइड पर भी और इस साइड पे भी। और ये जितना ज्यादा आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा करेंगे, उतना तेजी के साथ आप देखेंगे कि आपका एक्सेलरेशन इसको वापस लेकर आएगा। इसकी मिसाल आप झूले से ले सकते हैं, जिससे आप अपने पार्टनर को बहुत पीछे लेके जाते हैं तो वो बहुत तेजी से आगे पे मूव करता है। सो इट मीन्स दैट कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका क्या मतलब है कि आप चाहे उधर चले जाएं लेफ्ट पर या राइट पे चले जाएं, एक्सेलरेशन आपका दोनों सूरतों में मीन पॉइंट के लिए होगा। और यही वाली वजह है कि आपकी बॉडी पेंडुलम में भी और हर जगह पर झूले में भी वापस आने की अपने आप को कोशिश करती है। सो ये आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों कंडीशंस को मैं यहाँ पे यूं मर्ज करूँ तो ये बनता है। पहली कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जितनी डिस्प्लेसमेंट है उतना एक्सेलरेशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट से राइट पर है या राइट से लेफ्ट पर है तो एक्सेलरेशन हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे okay? कि एक्सेलरेशन हमेशा, अगर हम यहाँ मीन पॉइंट से राइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा उसके ऑपोजिट है। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट पे जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन हमेशा उसके ऑपोजिट है। तो ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है। अब इस तमाम चैप्टर में आप देखेंगे कि हम ये कंडीशन बार बार पूरी करेंगे। इट मीन्स कि हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें ये कंडीशन पूरी होना हर लिहाज से जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो वो चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्लेयर नहीं हो सकती। सो इस सिलसिले में हम अपना पहला सिस्टम पढ़ते हैं जो कि है मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम प्रूव करेंगे कि ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को आज के बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में SHM कहूंगी। ठीक है, ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े। सो SHM का मतलब क्या हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मीन्स कि हमने इसमें ये वाली कंडीशन जिसको मैंने सर्कल किया ये लेकर आनी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें स्प्रिंग आपने लगाया हुआ है। स्प्रिंग जो है उसको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। K आपको ये बताता है कि ये स्प्रिंग की टाइटनेस कितनी है, स्प्रिंग कितना ज्यादा लूज है। जितना K की वैल्यू बड़ी होगी स्प्रिंग उतना स्टिफ और सख्त होगा, उसको खींचना मुश्किल होगा। जितना K की वैल्यू छोटी होगी स्प्रिंग उतना लूज हो जाएगा, जिसको आप आराम से खींच सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन दरमियान में ड्रॉ करूँ तो ये पेंडुलम की तरह बिल्कुल ये इसकी मेन पोजीशन है, जैसे कि आपको नजर आ रही है O पोजीशन। ठीक है, इस तरह से, बल्कि यहाँ ड्रॉ करना चाहिए इधर, ये वाली जो जगह है। ठीक है, सो ये इसकी मेन पोजीशन है O, जैसे कि आपको नजर आ रही है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है A। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको आप -A भी कह सकते हैं, इसको आप B भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेन पोजीशन O है, उसके बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन A है, और उसके बाद ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसको आप B कह दें, डजंट मैटर। तो आपको पता है कि जब आप इसको खींच के यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाते हैं, यानी कि इसको पूरा एक्सटेंड करते हैं, तो इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाई है इस साइड पर। ठीक है, ये आपकी फोर्स है जिसको आप अप्लाइड फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो फोर्स है। लेकिन
जब आप उसको छोड़ेंगे तो आपके ऊपर इसमें एक रिएक्शनरी फोर्स एक्ट करेगी, और ये जो रिएक्शनरी फोर्स है इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, RES, जो कि इसको वापस खींच के मेन पॉइंट की तरफ लेके जाती है, ठीक है ना। जब ये मेन पॉइंट की तरफ लेके जाती है तो पहले ये ओ पॉइंट पर आएगा, उसके बाद ये दोबारा स्प्रिंग कंप्रेस होकर इधर चला जाएगा, लेकिन जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो आप देखेंगे कि ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा से क्या करेगी, वापस ओ पॉइंट की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि आपकी बॉडी चाहे राइट पर जाए चाहे लेफ्ट पर जाए, इस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, और ये एक्सेलरेशन क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज एक फोर्स एक्ट करी है रीस्टोरिंग, और ये रिएक्शनरी फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स इसके एक्सेलरेशन को हमेशा क्या करेगी, इसके मेन पॉइंट की तरफ रखेगी, तभी आपकी बॉडी ना उधर जाती है ना उधर जाती है, वो वापस ओ पॉइंट पर आ जाती है, चाहे आपने इसको एक्सटेंड किया हो चाहे फिर आपने इसको कंप्रेस किया हो, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, सो गर्ल्स हम इसको इसका जो है इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको पहले बना लेते हैं, दैट इज द मीन पोजीशन, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इस पे कौन सी फोर्स अप्लाई करें। एक वो फोर्स है जिससे अप्लाई करके आप इसको यहाँ तक लेके गए, ठीक है। ये वाली जो फोर्स है ये आपकी अपनी फोर्स है, ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, ये आपके पास होगी F इज इक्वल टू, ठीक है। ये जिसको आप अप्लाई करके इसको लेके गए राइट, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी इसके रिएक्शन के तौर पर, जिसको हम RES कहेंगे, ठीक है जी। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये दोबारा इसको वापस लेकर आएगी अपनी जगह के ऊपर, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड RES व्हिच इज रीस्टोरिंग फोर्स, और ये इसके बराबर होगी, ये बराबर होगी -kx की, ठीक है, ठीक है जी। सो -kx यहाँ पर आ गया विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये ऑपोजिट है। अगर आपने माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगाना तो बेशक इसको प्लस करते हैं, बाद में इसको कर लेते हैं। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पर एक माइनस साइन आना चाहिए, तो मेरे ख्याल है माइनस साइन इट्स बेटर कि हम ये भी लिख लें। सो एक्शन फोर्स हमारे पास ये वाली चीज के पास हम इसको उधर लेकर गए, रीस्टोरिंग फोर्स रिएक्शन फोर्स थी जो इसको वापस लेकर आएगी, तो ये चीज आ। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज को पुट करें तो दैट इज गोइंग टू बी MA, ठीक है, विच इज इक्वल टू -kx, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू -k/m, जिसको आप यूं करके लिख लें, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें एंड दैट इज x, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि किसी भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए अगर आप वॉर करें तो हमारे पास ये जो k है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो m है ये भी मास ऑफ द ब्लॉक है, ये भी कांस्टेंट है। तो मास जो है वो m हो गई, स्प्रिंग हमारे पास k से रिप्रेजेंट हो गई, दोनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब है जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो आपके पास जो पूरी रेशो है वो कांस्टेंट ही बनेगी। सो इट मींस दैट कि आप इसको एज एन कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, और जब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह की चीज को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन में डाल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। तो आप देखें कि ये वही कंडीशन है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसका मतलब है कि हमारा ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ये बेसिकली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये चीज हमने निकाली है, देखिए ये वही वाली चीज है जो अभी हमने की है, ये वाली, ठीक है। सो इट मीन्स दैट कि हमने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। अब अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि अब हम यहाँ पे इसकी कुछ चीजें और निकालेंगे, और उन कुछ चीजों में क्या चीज शामिल है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने से भी पहले हम इसको जो है वो, अगर हम ये कंडीशन पूरी कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखें आपकी बुक के अंदर, सो ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी बुक का चैप्टर ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, यहाँ तक हम इसको कर चुके हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ मोशन विच द एक्सेलरेशन of body is always directly proportional to the displacement of body from mean position and is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion. So with this we end our lecture.